सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाकर मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं हेट स्पीच और वायलेंस को प्रमोट करूँ। ये जो वीडियो है जस्ट आपके एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो का ये भी कोई मकसद नहीं है कि किसी भी लोगों को बढ़ावा दिया जाए किसी भी धर्म, जनजाति या संप्रदाय के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलने को, तो ऐसा कोई मकसद इस वीडियो का नहीं है। OIC तो OIC के बारे में बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये OIC क्या है और इनको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है। तो OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। सो अगर यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कोई ग्रुप के बारे में बात की जाए तो वो यही है OIC। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करेंटली OIC में 57 मेंबर्स है। तो इस ग्रुप में आपको ज़्यादा वही कंट्रीज देखने को मिलेंगे जिनका जो नेशनल धर्म है वो इस्लाम है। तो करेंटली इसमें 57 मेंबर्स है। जैसा मैंने आपको बताया, एक कंट्री ऐसी है जो कि है सेक्युलर लेकिन फिर भी इस ग्रुप की मेंबर है, उसका नाम है टर्की। तो जी हाँ, टर्की अपने आप को इस्लामिक कंट्री नहीं बोलता है। टर्की एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो उसकी पॉपुलेशन है उसका मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो इस्लाम में आता है। तो इसलिए टर्की भी इस जो ग्रुप है उसका पार्ट है, लेकिन इंडिया फिलहाल के लिए इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया भी देखने को मिलेगा, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, मलेशिया, मतलब जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, वो सब सभी आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि अब OIC को इंडिया से क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि OIC को हमेशा इंडिया से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। आर्टिकल 370 को भी जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से हटाया था तब भी OIC की जो कुछ कंट्रीज है वो इंडिया के खिलाफ यहाँ कंडेम कर रही थी और इंडिया को कोस रही थी कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब मुस्लिमों के हितों के खिलाफ है। तो वैसे OIC को हमेशा प्रोवोक इंडिया के खिलाफ करने वाला इसमें एक कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान भी OIC का मेंबर है। तो OIC के और कुछ कंट्रीज इंडिया के खिलाफ कुछ बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर है। तो पाकिस्तान हमेशा OIC के जो दूसरे कंट्रीज होते हैं उनको प्रोवोक करते रहता है कि इंडिया के खिलाफ हेट स्पीच या फिर नेगेटिव स्पीच स्टेटमेंट देते रहें। सो एक बार फिर से OIC की कुछ कंट्रीज इकट्ठा हो गई है और इस बार इनका ये मानना है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रही है। OIC के ग्रुप में एक कंट्री है जिसका नाम है कतर। तो कतर ने तो ऑफिशियली इंडिया को ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को लिख के हम लोगों को माफ़ी देना चाहिए, मतलब माफ़ी मांगना चाहिए। तो ऐसा कतर ने क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले टीवी पे एक न्यूज़ सुना होगा जहाँ पे बीजेपी के एक स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल एक टीवी डिबेट शो के दौरान प्रॉपर मोहम्मद पे कुछ हेट स्पीच कमेंट कर देते हैं। तो वैसे ये क्या कमेंट करते हैं ये तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। एंड वहीं ये जब वीडियो लोगों के बीच में वायरल हुई तो बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति जताते हैं और इसी को लेकर OIC की भी जो कंट्रीज है वो इंडिया को कोस रही है। वो इंडिया को बोल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट को पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए। The Saudi-based Organization of Islamic Cooperation has condemned the remarks, saying they came in a context of intensifying hatred towards Muslims in India. पैगंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना बीजेपी के 2 नेताओं को भारी पड़ा है। और इसी चीज से रिलेटेड इंडिया में भी बहुत जगह रोड शोज हुए, बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रही है तो इसको रोकना चाहिए। 30 अप्रैल को बेंगलुरु में भी ऐसी एक रोड शो हुआ था जिसकी इमेज अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो OIC पे तो हम लोग और बात करेंगे और OIC कंट्रीज और क्या डिमांड करें इंडिया से ये भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नुपुर शर्मा कौन थी, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उनके बाद बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट में करेंटली कोई पोजीशन होल्ड नहीं करती है, मतलब सरकार के तौर पर इनके पास कोई भी ऐसा मिनिस्ट्री का पद नहीं है। ये बीजेपी की प्रवक्ता थी यानी स्पोक पर्सन थी और करेंटली बीजेपी ने इनको सस्पेंड कर दिया है। अब कितने दिन के लिए इनको सस्पेंड किया है, कितना दिन तक इनका सस्पेंशन चलने वाला है, तो अभी तक से इस पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एंड वहीं ये जब वीडियो वायरल हुआ तो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां आने लगी, एक्सटॉर्शन के कॉल आने लगे। तो ये सब जो फिलहाल का कॉन्टेक्स्ट है ये तो इंडिया में क्या क्या हुआ और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इन दोनों ही लोगों पर, तो ये तो ये सब बातें हो गई। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे जो कि है OIC एंड इट्स प्रॉब्लम विथ इंडिया। सो सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया OIC जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट बिगेस्ट ग्रुप आपको यही देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ी ग्रुप है वर्ल्ड की। यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर OIC की कंट्री हैं, लेकिन OIC में ज्यादा आपको वही कंट्रियां देखने को मिलेगी जिनका जो राष्ट्र धर्म है वो इस्लाम है। OIC की जो हेडक्वार्टर ये आपको देखने को मिलेगी सऊदी अरेबिया जेडा में और वहीं इसको फाउंड किया गया था 1969 को, यानी आज से 52 साल पहले। तकरीबन अगर इसमें जितनी भी कंट्री है उनकी पॉपुलेशन को अगर जोड़ कर देखा जाए तो 1.8 बिलियन के तकरीबन आता है। यानी इस ग्रुप का जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है वो है 180 करोड़। इंडिया करेंटली अभी इसकी मेंबर नहीं है, नहीं तो अगर इंडिया इसकी मेंबर रहती तो आप लोगों को पता है कि ये जो फिगर है ये 250 करोड़ तक चल जाते हैं। सो फिलहाल इंडिया में ये जो कुछ भी हुआ है ये अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया, एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया जिसकी वजह से हर एक बाहर की मीडिया भी इसको कवर कर रही है। तो OIC में आने वाले कुछ जो कंट्रीज है उन्होंने कड़ी निंदा की है इंडिया के स्टेप पे। तो वैसा ये पहला बार नहीं है कि OIC इंडिया के कोई भी स्टेप पर
निंदा करता है। तो ये तो OIC ने ठीक किया कि गलत किया, वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोग बताता हूँ कि OIC में जो कंट्रीज आती है जिनका नाम है कतर, कुवैत, ईरान, ओमान, UAE, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑफ कोर्स ही बात है, वो तो रहेगा ही। तो ये सब कुछ जो कंट्रीज़ हैं, और इसमें खासकर कतर, कुवैत ने इंडिया के जो राजदूत हैं उनको भी समन किया है। सो स्पेशली इन देश के कतर और कुवैत की गवर्नमेंट ने तो इंडिया के जो राजदूत हैं उनको भी समन किया है, यानी इंडियन एम्बेसडर को भी समन किया है। एंड साथ ही में ये भी बोला है कि अपनी गवर्नमेंट को बोलो कि इंडिया में जो इस्लामोफोबिया का इशू है इसको बंद करे, इस्लामोफोबिया को प्रमोट करना बंद करे। वहाँ पे ये सब जो पंगा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और ये जो दोनों ही लीडर्स हैं, तो एक्चुअली बाहर की कंट्रीज़ को लग रहा है कि ये जो दोनों ही पर्सन है, मतलब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, ये भारत में कोई स्पेशल पोजीशन होल्ड करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आप लोग बताया है कि एक बीजेपी की स्पोक पर्सन थी यहाँ पे जिनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, और दूसरा बीजेपी के ऐसे एक मेंबर थे जिनका नाम था नवीन कुमार जिंदल। सो अब यहाँ पे ये बात आती है कि इन सारे OIC कंट्रीज ने इंडिया पे आरोप लगाया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका क्या रिप्लाई किया। सो फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है अरिंदम बगाची साहब, इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है ये करंट गवर्नमेंट में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करती, ये सिर्फ बीजेपी की एक मेंबर टाइप के थे और प्रवक्ता थे। सो फिलहाल के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी नेसेसरी एक्शंस लेना है वो ले लिया गया है। एंड साथ ही में OIC की इन कंट्रीज को ये भी बोला है कि एक कंट्री के दबाव में आकर आप हमेशा इंडिया के खिलाफ हेट स्पीच फैलाते हो और इंडिया को भला बुरा कहते हो। एंड ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका एक परमानेंट मेंबर है, और जैसा आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को इंडिया के हर एक स्टेप से प्रॉब्लम होता है। सो OIC के जितने भी और कंट्रीज हैं इनको पाकिस्तान ही हमेशा प्रिवोक करता है कि इंडिया के खिलाफ हेट स्पीच फैलाए। जब आर्टिकल 370 को भी कश्मीर से हटाया गया था तो उस समय भी पाकिस्तान का ये कहना था कि कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट गलत बिहेव कर रही है, ये उनके राइट्स के खिलाफ है। तो उस समय बहुत सारी जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान के दबाव में आकर इंडिया को भला बुरा कह रही थी। पाकिस्तान की शहर पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC ने एक बार फिर कश्मीर मसले पर जहर उगला है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरे होने के अवसर पर OIC ने गुरुवार को एक बयान जारी किया, जिसमें 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को एक तरफा करार दिया और भारत सरकार से इस फैसले को निरस्त करने की अपील की। आज तक OIC कंट्रीज की तरफ से कोई भी एक प्रॉपर डिसीजन किसी भी चीज में आता नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर रिजल्ट ये कंट्रीज देने पाती है। जैसे कि इजराइल की जो प्रॉब्लम है पैलेस्तीन के साथ, उस समय भी OIC की जो बहुत सारी कंट्रीज है वो एकजुट होकर ये बोलती है कि इजराइल पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बट इवेंचुअली होता ये है कि OIC कंट्रीज इजराइल पे कुछ नहीं करने पाती है। और वहीं अगर आप चाइना के सिंगजियांग प्रोविंस में देखोगे, जो कि चाइना के एकदम नॉर्थ वेस्ट पे आता है, मतलब चाइना का आप एकदम इस साइड पे देखोगे जहाँ भी मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ चाइना में रहते हैं उइगुर मुस्लिम। चाइना में उइगुर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड का मीडिया जानता है। फिर भी चाइना के खिलाफ OIC की जो कंट्रीज है ये कुछ नहीं बोलती है। Beijing is yet again facing the heat over its alleged human rights violations of Uyghur Muslims, a minority community in China, which is said to be facing incarceration in the Xinjiang region of the country. तो जी हाँ, चाइना के जो रहने वाले सिंगजियांग प्रोविंस में जो चाइना के उइगुर मुसलमान हैं, इनके साथ क्या हो रहा है ये इस बात सभी को पता है, लेकिन OIC की इनमें एकदम अपनी चुप्पी बनाए रहती है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा, क्योंकि चाइना के ऑलरेडी इतने सारे लोन हैं पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान चाइना के खिलाफ अगर एक बात भी उगलता है तो चाइना उसको बोलेगा कि जितने मेरे लोन है वो डबल इंटरेस्ट के साथ वापस करो। सो उइगुर मुस्लिम की क्या हालत है ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि चाइना वहाँ पे क्या क्या करता है। बहुत सारे जो उनको इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है उस पर चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा उल्टे सीधे एक्शन लेते रहती है। उन लोगों को अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो नहीं करने दिया जाता है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपना पहनावा नहीं रख सकते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारे पाबंदियाँ लगा के रखती है उइगुर मुसलमान पे, लेकिन OIC की जो कंट्रीज है इन पे कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि चाइना जो है वो हर कंट्रीज को लोन बांटते रहता है। चाइना का एक्सपोर्ट इतना है कि अगर कोई भी कंट्री को अपना एक्सपोर्ट बंद कर दे तो रातों रात उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उनमें जो नॉर्मल गुड्स के प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट हब है वो चाइना से ही होकर जाता है, मतलब हर कंट्री में कुछ ना कुछ शिपमेंट चाइना की आती ही होगी। तो चाइना अगर अपना एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री को बंद करेगा तो उनकी इकोनॉमी में जो रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम है वो रातों रात बढ़ जाएंगे और एट दी एंड उनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। एंड साथ ही चाइना के पास फॉरेन रिजर्व इतना है कि उसके दम पर वो हर कंट्री को लोन बांटते रहता है। बहुत सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें कि भी मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लोन दे रखी हुई है। तो जहाँ जहाँ चाइना पैसा अपना फंसाया हुआ उनके खिलाफ तो कोई कंट्री बोलेगी नहीं। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी एक प्रोविंस आता है बलूचिस्तान के नेम से। बलूचिस्तान के भी जो लोग हैं वो हमेशा पाकिस्तान से अपने आप को सेपरेट करने की मांग करते रहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो एक अलग प्रोविंस होना चाहिए, बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करती है। तो इस एरिया में भी जो OIC कंट्रीज़ है उनको कुछ दिखता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान से ही होकर चाइना का जो CPEC सड़क है जिसको कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है वो बलूचिस्तान से ही होकर गुजर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग हमेशा कुछ ना
ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पंगा कर देते हैं। सीपेक को यहाँ पे अपनी जो फंक्शनिंग है उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे एरिया का जो रिच मिनरल रिसोर्सेस है ये सब सभी चाइना को दे रही है, जिसकी वजह से सीपेक की वहाँ प्रोजेक्ट को वो लोग ढंग से चलने नहीं देते हैं। ये तो बात हो गई चाइना के बीगुर मुसलमान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके साथ में अगर आप येमेन को देखोगे, येमेन वही जो कि सऊदी अरेबिया के बगल में आता है, तो येमेन में आपको हैती संगठन दिखेगा। हैती संगठन के ऊपर सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स हमेशा एयर स्ट्राइक करते रहती है, तो बहुत बार यहाँ पे मासूम बच्चे भी मरते हैं, बहुत लोगों को भी यहाँ पे जान चली जाती है। Civilians again the victims after a Saudi-led coalition airstrike in Yemen. Iranian-backed Houthi fighters say at least 31 people, including women and children, have died. Meanwhile, Human Rights Watch has criticised the Saudi-led panel investigating alleged war crimes in Yemen. तो जब सऊदी एयर स्ट्राइक करती है येमेन में, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि हैती ग्रुप में या फिर हैती संगठन में जो भी आतंकवादी हैं उनको ज़्यादा हमला किया जाए, लेकिन अक्सर ये हमला उतना प्रिसाइज होता नहीं, उतना सटीक नहीं होता है, तो बहुत बार यहाँ मासूमों की भी जान चल जाती है। और कभी कभी ये मासूमों का आंकड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाद में सऊदी की जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे अपना एयर स्ट्राइक रोकना पड़ता है, लेकिन फिर भी OIC की कंट्री यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पे OIC कंट्रीज कुछ नहीं बोलती है कि एक दूसरे देश ने हमारे दूसरे देश के मुसलमान भाइयों पर हमला कर दिया, तो यहाँ पे OIC कंट्रियाँ चुप हो जाती है। एंड वहीं आप लोग याद होगा कि जब इंडिया में CAA और NRC का संशोधन लाया जा रहा था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये दोनों संशोधन जब ये इंडिया में आ रहे थे तभी बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भड़क गए थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट खेल रही है। स्पेशली यहाँ पर भी OIC की एक जो कंट्री है पाकिस्तान, उसने काफ़ी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाया था, ये बोला था वो बोला था, और बहुत सारी दूसरी भी OIC कंट्रीज़ को बोला था कि इंडिया पे आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। The OIC has released a statement on India's internal matter. It is about this controversial Citizenship Amendment Act, and the OIC, Organization of Islamic Council, has expressed its concerns over the citizenship law that's been passed within India. हालांकि जहाँ तक बात है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़ की, तो इनको जो भी अपना डिसीजन है या फिर जो भी ये लोग एलिगेशन लगाते हैं कोई भी कंट्रीज़ पे, तो इनको एक अपना इन्वेस्टिगेशन करके लगाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश के दबाव में आकर, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ऐसा देख चुका है कि इन लोगों ने 2 से 3 बार पाकिस्तान के कहने पर इंडिया के खिलाफ हेट स्पीच या फिर नेगेटिविटी फैलाई है, जैसा कि आर्टिकल 370 में हुआ था। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि OIC ने जो भी एलिगेशन इस बार इंडिया पर डाले, क्या वो सही है या फिर नहीं है, या फिर इंडिया के ये इंटरनल मैटर इस पर OIC को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था? अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जोर से बताइएगा। पर्सनली मेरे को लगता है कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर था, इंडिया इस पे खुद ही अपने हिसाब से इसको रिजॉल्व कर सकता था। तो ये था आज के इस वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात की OIC एंड इट्स प्रॉब्लम विद इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो को अभी मैं इतना ही छोटा रख रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं आप लोग ये बताऊँ कि OIC की आज तक क्या आउटकम्स आई है, मतलब हर बार जब ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर प्रेस मीटिंग्स करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अक्सर जब भी इनकी मीटिंग होती है या फिर बैठक होती है तो इसका कोई भी आउटकम नहीं निकलता है। इजराइल पैलेस्टीन के भी इशू में अभी तक से इनका कोई भी आउटकम नहीं निकला है। सऊदी अरेबिया और येमेन के बीच में भी जो प्रॉब्लम है उनका भी अभी तक से कुछ भी आउटकम नहीं निकला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इनका कोई भी मीटिंग का उतना कुछ आउटकम निकलता है नहीं, कुछ उतना नतीजे सामने नहीं आते, खाली बैठ के इधर उधर पे बातें चलती हैं। और आप लोगों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बिना इन्वेस्टिगेशन की एलिगेशन हर बार लगा दी जाती है। सो बस आज की इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ। आप लोगों को कौन सी दूसरी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।